नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक घोल में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में शामिल है। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल की 16 लीटर मात्रा को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया है। घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाएं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एक घोल दिया हुआ है जिसमें हमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया, 3:5। हमें क्वेश्चन में पेट्रोल और मिट्टी तेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि इस घोल में से 16 लीटर निकाल के उसके जगह हम 16 लीटर पेट्रोल ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा रेशियो कितना हो जाए, 5:3 हो जाए। तो देखिए अगर हम इस घोल में से 16 लीटर निकालेंगे, इस घोल में से 16 लीटर निकालेंगे तो जो हमारा शेष घोल बचेगा उसमें पेट्रोल और मिट्टी तेल का रेशियो क्या होगा, उसमें भी पेट्रोल और मिट्टी तेल का रेशियो 3:5 होगा। यानी रेशियो हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर हम घोल में से 16 लीटर निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, शेष घोल का सेम होगा। केवल चेंज क्या हो जाएगा, आयतन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ जो घोल का आयतन होगा उसकी अपेक्षा यहाँ 16 लीटर कम होगा। अब देखिए हम 16 लीटर घोल निकाल के उसके बाद हम क्या करें, 16 लीटर पेट्रोल ऐड करें। 16 लीटर हम पेट्रोल ऐड करें। 16 लीटर पेट्रोल ऐड करने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 16 लीटर पेट्रोल ऐड करने के बाद रेशियो हो जा रहा है 5:3 हो जा रहा है। अब देखिए हम इस शेष घोल में ऐड क्या करें, पेट्रोल ऐड करें। यानी शेष घोल में जो मिट्टी तेल का मात्रा होगा, पेट्रोल ऐड करने के बाद भी मिट्टी तेल का मात्रा उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐड क्या करें, शेष घोल में पेट्रोल ऐड करें। अब देखिए शेष घोल में हमने मान लिया कि 3 यूनिट पेट्रोल है और 5 यूनिट क्या है, मिट्टी तेल है। जब हम इसमें 16 लीटर पेट्रोल ऐड करें तो पेट्रोल कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, और मिट्टी तेल कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। अब देखिए मिट्टी तेल का मात्रा क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि हम इसमें ऐड क्या करें, पेट्रोल ऐड करें। अब देखिए यहाँ मिट्टी तेल कितना है, 5 यूनिट, और यहाँ मिट्टी तेल कितना है, 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले इस 5 और 3 को बराबर करेंगे। अब देखिए 5 और 3 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 5 में 3 से गुना कर लें और इस 3 में हम 5 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 9:15 हो जाएगा। हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 25:15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मिट्टी तेल कितना है, शेष घोल में 15 यूनिट, तो पेट्रोल ऐड करने के बाद भी मिट्टी तेल कितना है, 15 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पेट्रोल कितना है, शेष घोल में पेट्रोल जो है वो 9 यूनिट है। तो जब हम 16 लीटर पेट्रोल ऐड कर रहे हैं तो पेट्रोल कितना हो जा रहा है, 25 यूनिट। यानी पेट्रोल जो है कितना से बढ़ गया, पेट्रोल जो है कितना से बढ़ गया, 16 यूनिट से बढ़ गया। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि पेट्रोल जो है 16 यूनिट से कब बढ़ रहा है, जब हम इसमें 16 लीटर पेट्रोल ऐड करें। यानी यहाँ से हमारा 16 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 16 लीटर के बराबर निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ से टोटल घोल निकाल सकते हैं। देखिए पेट्रोल कितना है, 25 यूनिट, और मिट्टी तेल कितना है, 15 यूनिट। यानी टोटल घोल कितना है, 40 यूनिट है। टोटल घोल कितना है, 40 यूनिट। तो देखिए हम 40 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 16 यूनिट का वैल्यू क्या है, 16 लीटर है, तो 40 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। यानी टोटल घोल कितना है, टोटल घोल कितना है, 40 लीटर है। टोटल घोल कितना है, 40 लीटर। तो शुरुआत में भी टोटल घोल कितना होगा, 40 लीटर होगा। अब देखिए शुरुआत में 3 यूनिट पेट्रोल है तो 5 यूनिट क्या है, मिट्टी तेल है। यानी यहाँ टोटल घोल कितना है, 8 यूनिट। देखिए 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, 40 लीटर है, तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू 25 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि शुरुआत में मिट्टी तेल का मात्रा कितना था। तो देखिए शुरुआत में मिट्टी तेल का मात्रा कितना था, 25 लीटर। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी गई, पहले वाले मूल्य पर वापस आने के लिए मूल्य को अब कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब देखिए वस्तु का मूल्य पहले अगर 10 यूनिट होगा तो 10 यूनिट पर अगर 3 का कमी होगा तो कमी होने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि पहले वाले मूल्य पर वापस आने के लिए मूल्य को अब कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा।
देखिए मूल्य जो है घट के कितना हो गया 7 यूनिट, और पहले मूल्य कितना था 10 यूनिट। तो देखिए 10 यूनिट पर वापस जाने के लिए मूल्य में हमें कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 3 यूनिट का, कितने पे 7 में, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 300/7%। 300/7% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, हाथ में 2 20 आ जाएगा। 20 7 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में क्या जाएगा 6/7%। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 42 सही 6/7% निकल के आ गया। यानी मूल्य में हमें कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 42 सही 6/7% का वृद्धि करना पड़ेगा पहले वाले मूल्य पर वापस आने के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 24 छात्रों में कक्षा अध्यापक की औसत उम्र 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो औसत उम्र 6 महीने कम हो जाएगी। शिक्षक की उम्र ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, शिक्षक का उम्र निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 छात्र और एक कक्षा अध्यापक का हमें औसत उम्र कितना दिया हुआ, 16 वर्ष दिया है। यानी यहाँ टोटल लोग कितने हो गए, यहाँ टोटल लोग 25 हो गए। अब देखिए 25 लोग का हमें औसत उम्र कितना दिया है, 16 वर्ष दिया है। औसत उम्र हमें कितना दिया है, 16 वर्ष दिया है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है शिक्षक का उम्र, और हमें क्वेश्चन में दिया कि शिक्षक का उम्र अगर निकाल दिया जाए तो औसत उम्र जो है 6 माह से कम हो जा रहा है। तो देखिए शिक्षक का अगर उम्र निकाला जाएगा तो शिक्षक जो है अपना औसत उम्र लेके जा रहा है, प्लस का बाकी जो 24 छात्र हैं उनका जो औसत उम्र है 6 माह से कम कर दे रहा है। यानी टोटल जो है योग में कितना का कमी करेगा, टोटल जो है आयु के योग में 24 छात्र के आयु के योग में कितना का कमी कर देगा, 24 गुने 6 माह का। अब देखिए 24 में अगर 6 माह से हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 वर्ष प्लस का 12 वर्ष। यानी यहाँ से शिक्षक का उम्र क्या निकल के आ जाएगा, शिक्षक का उम्र निकल के आ जाएगा 28 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 28 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% सामान खराब है और जिसे बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। तो देखिए हमने मान लिया कि विक्रेता जो है 100 सामान खरीद के लेके आ रहा है 900 रुपये में। हमने मान लिया कि विक्रेता जो है 100 सामान खरीद के लेके आ रहा है 900 रुपये में। तो देखिए प्रत्येक सामान का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक सामान का मूल्य होगा 9 रुपया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% सामान खराब है। तो देखिए 100 सामान खरीद के लेके आ रहा है और उसका 10% सामान खराब है, यानी शेष जो है सामान कितना बच जाएगा। हम इस 100 का अगर 10% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10, यानी शेष सामान कितना बच जाएगा 90। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। यानी इस शेष सामान को उसे 900 रुपये में बेचना है ताकि उसे कोई हानि ना हो। इस शेष सामान को उसे 900 रुपये में बेचना है ताकि उसे कोई हानि ना हो। अब देखिए 90 सामान को अगर 900 रुपये में बेचेगा, यानी प्रत्येक सामान को कितना में बेचेगा 10 रुपये में। अब देखिए वह खरीद के लेके कैसे आया था, खरीद के लेके आया था प्रत्येक सामान 9 रुपये का, और बेच कैसे रहा है, खरीद के लेके आया था प्रत्येक सामान 9 रुपये का और बेच कैसे रहा है, प्रत्येक सामान को बेच रहा है 10 रुपये का। तो देखिए सामान्य के मूल्य में उसे कितने का वृद्धि करना पड़ रहा है, 1 रुपये का, कितने पर 9 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 11 सही 1/9%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसे मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, 11 से ही 1/9% का वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यवसाय में बी ए से 600 रुपये अधिक निवेश करता है, परंतु बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 528 रुपये के कुल लाभ में से ए बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या थी। हमें क्या निकालना है, बी का पूंजी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी का पूंजी ए की अपेक्षा 600 रुपये अधिक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया है। हमें टोटल लाभ कितना दिया, 528 रुपया, और हमें लाभ के बारे में दिया हुआ है कि ए को जो है बी की अपेक्षा 48 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हमें टोटल लाभ दिया हुआ है और हमें लाभ के बारे में दिया है कि ए को जो है बी की अपेक्षा 48 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ से ए और बी के लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी के लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि ए को जो है 48 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है 528 रुपये के लाभ में से। तो हम सबसे पहले 528 में से ए को 48 रुपये दे देते हैं। अब देखिए ए को अगर हम 48 रुपये दे देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, इस 528 में से अगर ए को 48 रुपये दे देंगे तो शेष कितना बच जाएगा,
शेष बच जाएगा 480। अब देखिए 480 दो बराबर भागों में बैठेगा, तो 480 का आधा क्या हो जाएगा, 480 का आधा हो जाएगा 240, यानी उस शेष में से ए को कितना मिल जाएगा 240 और बी को कितना मिल जाएगा 240। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 288 और ये हमारा कितना है 240। अब देखिए हम इसे 8 से काट सकते हैं, ये 8 से जाएगा 3 बार में, हाथ में 4 आ जाएगा 48, 48 8 से 6 बार में जाएगा। हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 8 से जाएगा 30 बार में। अब देखिए हम इसे 6 से काट सकते हैं, यहाँ से हमारा ए और बी के, यहाँ से हमारा ए और बी के लाभ का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से 6 बार में जाएगा और ये 6 से 5 बार में जाएगा, यानी लाभ का रेशियो क्या निकल के आएगा 6:5 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है और ए के टाइम के बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है और ना ही हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया है। तो हम टोटल टाइम को मान के चलेंगे 1 वर्ष और ये मान के चलेंगे कि ए का जो पूंजी होगा वो टोटल टाइम यानी 1 वर्ष के लिए लगा होगा। तो देखिए हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए ए का जो पूंजी होगा वो टोटल 1 वर्ष यानी 12 माह के लिए लगा होगा और बी के पूंजी के बारे में हमें दिया हुआ है कि 4 माह के लिए लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 3 बार में जाएगा और ये 4 से 1 बार में। टाइम का रेशियो क्या निकल के आ गया 3:1 निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो है लाभ का रेशियो पता चल गया और हमें टाइम का रेशियो पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, बी का पूंजी निकालना है। तो देखिए अगर हमें बी का पूंजी निकालना है तो अगर हमें पूंजी का रेशियो पता चल जाए तो हम वहाँ से बी का पूंजी बता पाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि बी का जो पूंजी है ए की अपेक्षा 600 रुपये अधिक है। तो हमें पूंजी का अगर रेशियो पता चल जाएगा तो हम वहाँ से बी का पूंजी बता पाएंगे। तो देखिए हम पूंजी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है लाभ का रेशियो पता चल गया और हमें टाइम का रेशियो पता चल गया। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और टाइम का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो देखिए यहाँ हमें लाभ का रेशियो पता है और टाइम का रेशियो पता है, तो अगर हम लाभ के रेशियो में अगर टाइम के रेशियो से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमें अगर भाग देंगे लाभ के रेशियो में अगर टाइम के रेशियो से, हम अगर भाग देंगे लाभ के रेशियो में अगर टाइम के रेशियो से, तो यहाँ से हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 में हम भाग देंगे 3 से, 6 में भाग देंगे 3 से और हम 5 में भाग देंगे 1 से। तो यहाँ से हमारा पूंजी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा 2:5, यानी ए का जो पूंजी होगा, ए का जो पूंजी होगा अगर 2 यूनिट होगा, ए का जो पूंजी होगा अगर 2 यूनिट होगा तो बी का पूंजी कितना होगा 5 यूनिट, यानी बी का पूंजी ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, बी का पूंजी ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा है 3 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी का पूंजी ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा है 600 रुपये, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 600 रुपये दिया। इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 600 रुपये दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी का पूंजी। बी का पूंजी कितना है 5 यूनिट, यानी हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 रुपया, 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 रुपया, यानी बी का पूंजी क्या निकल के आ गया 1000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 70 लीटर के एक घोल में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक घोल में शराब और पानी का रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, शराब और पानी का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 5:2, हमें रेशियो क्या दिया 5:2। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि हम इस घोल में कितना पानी मिलाएं, हम इस घोल में कितना पानी मिलाएं ताकि हमारा रेशियो जो है उल्टा हो जाए, यानी अब रेशियो क्या हो जाए, शराब और पानी का अब रेशियो क्या हो जाए 2:5 हो जाए। अब देखिए हम इस घोल में मिला क्या रहे हैं, हम इस घोल में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी घोल में जो शराब का मात्रा पहले होगा पानी मिलाने के बाद भी उतना ही होना चाहिए। अब देखिए शुरुआत में शराब कितना है 5 यूनिट, तो पानी कितना है 2 यूनिट। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो शराब कितना हो जा रहा है 2 यूनिट और पानी कितना हो जा रहा है 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ शराब कितना है 5 यूनिट और यहाँ कितना है 2 यूनिट, और हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी शराब का मात्रा जो पहले होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस 5 और 2 को बराबर करेंगे। अब देखिए 5 और 2 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 5 में 2 से गुना कर लें और इस 2 में अगर हम 5 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा 10:4 हो जाएगा, और यहाँ हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10:25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10:25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शराब कितना है 10 यूनिट, तो यहाँ भी शराब कितना है 10 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 4 यूनिट और यहाँ पानी कितना हो जा रहा है 25 यूनिट, यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, पानी जो है कितना से बढ़ गया
पानी जो है 21 यूनिट से बढ़ गया, हमें इस 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 21 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया कि शुरुआत में मिश्रण कितना था, घोल कितना था, 70 लीटर। अब देखिए शुरुआत में शराब कितना है 10 यूनिट, तो पानी कितना है, 4 यूनिट, यानी यहाँ टोटल घोल कितना हो जाएगा 14 यूनिट, यहाँ टोटल घोल कितना हो जाएगा 14 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल घोल कितना दिया हो 70 लीटर, यानी 14 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 70 लीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 21 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 105 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 105 लीटर, यानी हम उस घोल में अगर 105 लीटर पानी मिला देंगे तो जो हमारा नया घोल बन के आएगा उसमें शराब और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 105 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 आदमी तथा 4 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी तथा 5 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 आदमी और 4 महिला मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 2 आदमी और 5 महिला मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है 4 आदमी, हमसे पूछ रहा है 4 आदमी और 3 महिला, 4 आदमी और 3 महिला मिलकर इस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले एक आदमी और एक महिला का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे। देखिए 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18m प्लस 24w इक्वल टू, हम इसमें जब 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10m प्लस 25w। अब देखिए इस 10m को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18m में से अगर 10m माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 8m हो जाएगा। अब देखिए इस 24w को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 25w में से अगर 24w माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा w। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं m/w इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/8, यानी एक आदमी का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट होगा तो एक महिला का इफिशियंसी कितना होगा 8 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से या तो हम इसमें m और w का वैल्यू पुट कर लें, या हम यहाँ m और w का वैल्यू पुट करके टोटल वर्क निकाल लें। तो हम यहाँ m और w का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ m के जगह 1 यूनिट पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 1 3 हो जाएगा, और हम w के जगह 8 पुट करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 8 ये हमारा क्या हो जाएगा 32 में अगर हम 3 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 × 6 टोटल वर्क हमारा क्या निकल गया 35 × 6। अब देखिए इतना यूनिट वर्क हमें किससे कराना है, 4 आदमी और 3 महिला से मिलकर। देखिए एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट, तो 4 आदमी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 यूनिट। एक महिला का एफिशिएंसी कितना है 8 यूनिट, तो 3 महिला का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 महिला का एफिशिएंसी हो जाएगा 24 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा टोटल क्या निकल के जाएगा 4 प्लस का हमारा 24 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 × x। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसे 7 से काट लें तो ये 7 से जाएगा 5 बार में, ये 7 से जाएगा 4 बार में, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 × 6 इक्वल टू 4 × x। हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से जाएगा 2 बार में, यहाँ से हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/2। हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/2 दिन, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया 7 सही 1/2 दिन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 सही 1/2 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C 20 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 5 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 10 घंटा, और तीसरा समय क्या दिया 20 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 20 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 20 यूनिट। अब देखिए पाइप ए जब टंकी को भर रहा है, पाइप ए जब टंकी को भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 5 घंटा का समय लग रहा है। पाइप बी जब टंकी को भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 10 घंटा का समय लग रहा है। और जब पाइप सी टंकी को खाली कर रहा है, पाइप सी जब टंकी को खाली कर रहा है तो 20 घंटा का समय लग रहा है।
अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है खाली करने वाला पाइप है, सी जो है खाली करने वाला पाइप है, यानी निगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पाइप ये 5 घंटा में 20 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 4 यूनिट। पाइप भी 10 घंटा में अगर 20 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 2 यूनिट। पाइप से 20 घंटा में अगर 20 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर सभी पाइप को एक ही समय खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, यानी A प्लस बी माइनस सी, हम यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है खाली करने वाला पाइप है। तो देखिए A जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा, B जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा और C जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली करेगा, यानी तीनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भर पाएंगे, तीनों मिलके 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर पाएंगे, तीनों मिलके 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर पाएंगे। और हमें टोटल पानी भरना कितना है 20 यूनिट, हमें टोटल पानी भरना है 20 यूनिट। तो देखिए 5 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ 20 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 4 घंटा का समय लग जाएगा। यानी सभी पाइप को एक ही समय खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, 4 घंटा में भर जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 4 घंटा निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 5.5% हो जाती है तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6.90 रुपया हो जाता है। मूलधन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है। अब देखिए यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5%, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था और बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर हो गया 5.5% हो गया। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना से बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 0.5% से बढ़ गया, यानी प्रत्येक साल जो है प्रिंसिपल का 0.5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 3 वर्ष में ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6.90 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 3 वर्ष में ब्याज जो है कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6.90 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज जो है बराबर मिलता है, यानी 3 वर्ष में 6.90 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना ज़्यादा मिलेगा, 1 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण कितना ज़्यादा मिलेगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 2.30 बार में जाएगा। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 0.5% से बढ़ रहा है, जिसके कारण ब्याज जो है कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2.30 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 0.5% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2.30 रुपये निकल के आ गया। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा 0.5% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2.30 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। अब देखिए हमें 0.5% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 460 रुपये हो जाएगा। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 460 रुपये, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 460 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि क्या होगी जो त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित हुई हो। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, अमाउंट पूछ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 12% वार्षिक दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। और यहाँ ब्याज कैसे काउंट हो रहा है, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज जो है काउंट हो रहा है, यानी ब्याज जो है हर 3-3 महीना पे काउंट हो रहा है। अब देखिए ब्याज जब हर 3-3 महीना पे काउंट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें वार्षिक दिया हो, तो देखिए अगर हर 3-3 महीना पे काउंट होगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने बार काउंट होगा, 4 बार काउंट होगा। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हो और ब्याज जो है हर 3-3 महीना पे काउंट हो रहा होगा, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा प्रिंसिपल क्या है, यहाँ हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ब्याज जो है हर 3-3 महीना पे काउंट होगा और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से हम भाग देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3% तिमाही हो जाएगा। अब देखिए हमें समय क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 6 महीने का, तो देखिए 6 महीना में कितना तिमाही होगा, 2 तिमाही होगा। 6 महीना में कितना तिमाही होगा, 6 महीना में 2 तिमाही होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो हम सबसे पहले यहाँ 2 तिमाही का हम जो है सबसे पहले CI काउंट कर लेते हैं। हम यहाँ 2 तिमाही का सबसे पहले CI काउंट कर लेते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% तिमाही, और हमें 2 तिमाही का जो है चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है। तो देखिए पहले तिमाही में हमें प्रिंसिपल का 3% ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल का अगर हम 3% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300 रुपया। अब देखिए दूसरे तिमाही में भी हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, 300 रुपया। ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो हमें पहले तिमाही पे केवल प्रिंसिपल पे मिलेगा, दूसरे तिमाही पे हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले तिमाही में ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 3% ब्याज मिलेगा। तो 300 का अगर हम 3% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 रुपया। यानी यहाँ से हमारा टोटल जो है CI क्या निकल के आ जाएगा, टोटल CI निकल के आ जाएगा 609 रुपया। अब देखिए हमें टोटल जो है CI पता चल गया और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में यानी 10,000 में हम ऐड करेंगे CI हमारा कितना है, 609 रुपया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा अमाउंट हो जाएगा 10,609 रुपया। अमाउंट क्या निकल के आ गया, 10,609 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10,609 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित डेटा समुच्चय के परास और बहुलक के बीच क्या अंतर है। हमें डेटा क्या दिया हुआ है, 8, 10, 17, 17, 21, 28, 58 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले इस आंकड़ा का परास और बहुलक निकाल लेते हैं। अब देखिए हम आंकड़ा का परास कैसे निकालते हैं। आंकड़ा का परास निकालने के लिए हम आंकड़ा के अधिकतम मान में से आंकड़ा का न्यूनतम मान माइनस करते हैं, तो हमारा आंकड़ा का परास निकल के आ जाता है। तो हम सबसे पहले आंकड़ा का परास निकाल लेते हैं। तो देखिए आंकड़ा का अधिकतम मान क्या है, 58 है। आंकड़ा का अधिकतम मान क्या है, 58 है, और न्यूनतम मान क्या है, 8 है। तो हम अधिकतम मान में से न्यूनतम मान माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परास निकल के आ जाएगा। तो 58 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी आंकड़ा का परास क्या निकल के गया, 50 निकल के आ गया। अब देखिए हम आंकड़ा का बहुलक निकालेंगे। अब देखिए आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालते हैं। हम आंकड़ा में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही क्या होता है, आंकड़ा का बहुलक होता है। तो देखिए इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार क्या है, 17 आया है, यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, परास और बहुलक के बीच का अंतर पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है परास और बहुलक के बीच का अंतर। तो देखिए हम यहाँ 50 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 33 निकल के आ जाएगा। यानी दोनों के बीच का अंतर क्या है, 33 है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।